सभी साथियों को नमो बुद्धाय जय भीम। जैसा कि आप सभी लोग पहले भाग में जान चुके हैं कि राजा हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिनका नाम होलिका था। उस समय गुरुकुल यानी आश्रमों में दी जाने वाली शिक्षा का सामान्य लोगों में बहुत महत्व माना जाता था। इन गुरुकुलों को चलाने वाले ऋषि या आचार्य के रूप में ब्राह्मण ही हुआ करते थे। चूंकि हिरण्यकश्यप एक राजा थे, इसलिए वह अपने पुत्र प्रहलाद को अच्छी शिक्षा देने के उद्देश्य से गुरुकुल भेजने लगे। उस समय ब्राह्मणों ने यहाँ के मूल निवासियों की शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया हुआ था। एक राजा के भय से प्रहलाद को शिक्षा देने की स्वीकृति दी गई, किंतु ब्राह्मणों ने इसका पूरा फायदा उठाया। हिरण्यकश्यप जहाँ ईश्वर और देवताओं का विरोधी थे, वहीं प्रहलाद के मन में कूट कूट कर विष्णु का नाम भर दिया गया। बात बात में विष्णु का नाम लिया करता था। उसका यह व्यवहार हिरण्यकश्यप को पसंद नहीं था। बहुत समझाने पर प्रहलाद अपने पिता की बात नहीं समझ सका। वह पूरी तरह ब्राह्मणों के पक्ष में जा चुका था। जब उसे धर्म कर्म की समझ हुई तो वह अपने पैतृक धर्म को छोड़कर वैष्णवी हो गया। वैष्णव का मतलब होता है जिसमें सारे व्यसन मौजूद हों। इनका नेता विष्णु तो हमेशा ही क्षीर सागर में अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ पड़ा रहता है, किंतु जब कोई अनैतिक अथवा अमानवीय कार्य करना होता है तो वह अवतार धारण करके अपना काम कर लेता है। कभी जालंधर की पत्नी वृंदा को सतीत्व नष्ट करने हेतु जालंधर का रूप धारण करता है, तो कभी रावण को मारने के लिए राम का रूप धारण करता है। इतना ही नहीं, वह ब्राह्मणों का हित करने के लिए देवताओं से जानवर भी बन जाता है, जैसे मछली, कछुआ, सिंह और सुअर आदि भी। कभी बौना बनकर उसने मूल निवासी राजा बलि को छला, तो कभी समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत को बांटने के लिए मोहिनी स्त्री का रूप लेकर मूल निवासी असुरों को धोखा दिया। सभी अनैतिक और मूल निवासियों का अहित करने वाले सारे काम विष्णु के द्वारा ही होते हैं, और हिरण्यकश्यप के वंश को उजाड़ने में भी विष्णु ने कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रहलाद के वैष्णवी हो जाने की खबर जब हिरण्यकश्यप को मिली तो उसे बहुत क्रोध आया। पहले तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को समझाने का प्रयास किया, परंतु प्रहलाद दुर्व्यसनों से पढ़कर पूरी तरह से आवारा हो चुके थे। सुधार के तमाम प्रयास विफल हो जाने पर राजा ने उसे घर से निकाल दिया। राजा के विरोधियों की यह एक अच्छा मौका था। उन्होंने जिसका पूरा फायदा उठाने के लिए प्रहलाद को अपने साथ मिला लिया। अब वह आवारा मंडली के साथ रहने लगा। उसी समय के ऋषि आश्रम में रहने वाले तपस्वी खुद शराब पीकर बनाते थे और जमकर पीते भी थे। उन सबके संपर्क में रहने के कारण प्रहलाद अव्वल नंबर का शराबी और नशाखोर बन गया था, जिसे समझदार बाप की नालायक औलाद कहा जाता है। जैसा कि अक्सर देखा जाता है कि भतीजे के प्रति बुआ का प्रेम कुछ ज़्यादा ही होता है। ऐसा ही यहाँ भी हुआ। घर से निकाल दिए जाने के बाद भी प्रहलाद की बुआ होलिका का स्नेह उसके प्रति बना ही रहा, जिसके चलते वह रोज शाम को राजा से नज़र बचाकर अपने आंचल में छुपाकर उसे खाना खिलाती थी। घर वालों से छिपाकर वह उसे भोजन के साथ साथ धन भी दिया करती थी। धन पाने के कारण प्रहलाद का व्यसन और भी बढ़ता जा रहा था। साथ ही उसके मन में अपने पिता के प्रति नफरत प्रबल रूप से भड़क चुकी थी। ऐसा करके वह अपने पिता को और भी नीचे दिखाना चाहता था। अब उसने
आवारा लोगों की एक बहुत बड़ी मंडली बना ली थी, जिसके मुखिया विष्णु थे। फागुन महीने की पूर्णिमा थी। पहले से ही होलिका का विवाह तय हो चुका था। फागुन पूर्णिमा के दूसरे दिन ही होलिका की बारात आनी थी। दोस्तों, यहाँ पर विचार करने वाली बात है, यहीं पे जानने वाली बात है कि फागुन महीने की पूर्णिमा थी। पहले से ही होलिका का विवाह तय हो चुका था और फागुन पूर्णिमा के दूसरे दिन ही होलिका की बारात आनी थी। पूर्णिमा के दिन होलिका व्रत रखे हुए थे इसलिए नहा धोकर होलिका ने श्वेत वस्त्र धारण किए थे। उस रात भी वह हमेशा की तरह प्रहलाद को भोजन देने गई। चांदनी के दूधिया प्रकाश में श्वेत वस्त्रों में सजी हुई होलिका किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। शायद वह प्रहलाद को आखिरी बार भोजन देने गई थी, क्योंकि अगले दिन ही उसे अपने ससुराल जाना निश्चित किया जा चुका था। जब होलिका अपने भतीजे को भोजन कराने पहुंची तो उसे देखकर प्रहलाद की मित्र मंडली की नीयत खराब हो गई और प्रहलाद तो इतने नशे में था कि वह स्वयं को भी संभाल नहीं पा रहा था। फिर क्या था दोस्तों, प्रहलाद के मित्रों ने ही होलिका को पकड़ लिया और सभी ने मिलकर उसके साथ क्या सलूक किया होगा, सुधी पाठक स्वयं ही इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। उन दरिंदों ने होलिका को जान से मार डाला। सबूत मिटाने के उद्देश्य से सभी ने रातों रात होलिका की लाश को जला देने का निर्णय भी ले लिया। यानी ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। लेकिन एक समस्या थी कि लाश को जलाने के लिए इतनी सारी लकड़ियां कहाँ मिलेंगी। कुछ तो करना ही था। इसके लिए रात में जहाँ से जिस रूप में लकड़ी मिली, जैसे किसी की खाट, किसी की चौकी, किसी का छप्पर, किसी के उबले, किसी का ईंधन, जिसे भी कुछ मिला उसे लाकर लाश में डालते चले गए और आग लगा दी। जंगलों में रहने वाले ऋषि या तपस्वी लोग जानवरों में सुरक्षा, ठंड से बचाव के लिए रात में आग जलाते ही थे, इसलिए वे होलिका को जलाने में सफल हो गए। होली की लकड़ी एकत्र करने के लिए आज भी लगभग इसी तर्ज पर यह प्रक्रिया अपनाई जाती है तथा नशे करने की औपचारिकता भी निभाई जाती है। दूसरे दिन सुबह होते ही राजा को इस बात का जब पता चला तो उसने तुरंत दोषियों को ढूंढकर पकड़ने का आदेश दे दिया। जब दोषियों का पता चलता है तो उनके साथ प्रहलाद भी पाया गया और यह भी पता चला कि होलिका के बलात्कारी और कातिल प्रहलाद की ही मंडली के थे, तो राजा ने अपराधियों के साथ प्रहलाद को भी गिरफ्तार करवा लिया। इसके आगे अगर आपको कथा जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ बने रहिए। इसके आगे की कथा हम आपको तीसरे भाग में बताएंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है। चलिए इसके आगे की कथा आपको तीसरे भाग में बताएंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी, जय भारतवासी, जय ज्ञान, जय विज्ञान।